Hello friends, my name is Surbhi and I welcome you all to IDA. Well, we are starting our polity revision classes. हमने अभी तक पूरी polity एक बार पढ़ ली है. Now let's do some questions. थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और समझते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो हम और इम्प्रूव कर सकते हैं. Also when we are practicing this question, I will urge you all कि just look at the question and then give me the answer, है ना. मैं आंसर बताऊँ इसके पहले आप मुझे आंसर बता दीजिए, विच विल इम्प्रूव योर प्रैक्टिस. आपको समझ में आ जाएगा कि आपने कितनी प्रैक्टिस कर ली और कितनी प्रैक्टिस की जरूरत है. तो मेरे आंसर बताने से पहले प्लीज आप आंसर मुझे दे दीजिए. चलिए लेट्स स्टार्ट विद आवर सीरीज. हाँ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इज इंट्रोड्यूस्ड कम्युनल इलेक्शन इन इंडिया. किस एक्ट से कम्युनल इलेक्शंस आए थे. कम्युनल इलेक्शन क्या होते हैं पहले मुझे ये बताइए. कम्युनल इलेक्शंस क्या होते हैं, फटाफट कमेंट डाउन कर दीजिए. कम्युनल इलेक्शंस है, ऐसा बोला गया था कि मुस्लिम लीग को अलग से इलेक्टोरल पावर चाहिए था. मुस्लिम लीग वाज डिमांडिंग फॉर सेपरेट इलेक्शन, सेपरेट इलेक्टोरल. कि अगर कोई मुस्लिम लीग है तो जितने भी मुस्लिम माइनॉरिटी लोग हैं वही उसको वोट देंगे. दैट इज योर कम्युनल इलेक्शन. तो कम्युनल इलेक्शन की बात कब की गई थी बताइए. कम्युनल इलेक्शन की बात कब की गई थी. वन सेक. हाँ जी, कम्युनल इलेक्शन की बात की गई थी इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया काउंसिल एक्ट 1999 में बात की गई थी कि एक सेपरेट इलेक्टोरेट आए, है ना. मुस्लिम लीग जो है उसको अलग से इलेक्टोरल राइट्स मिले. चलिए अच्छा, एक बार बाकी के एक्ट भी देख लीजिए क्या क्या हुआ था. इंडिया काउंसिल एक्ट 61 में क्या हुआ था, इंडिया काउंसिल एक्ट 1992 में क्या हुआ था, 1935 में क्या हुआ था. कमेंटेड डाउन बिलो. अच्छा, अरे इसमें तो आंसर दिख रहा है हमको. चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन. बाय विच ऑफ फॉलोइंग एक्ट द सिस्टम ऑफ at the center. डायरकी was introduced at the center. अच्छा, दो चीजें हुई थी भाई. एक बार डायरकी आया था स्टेट्स में, प्रोविंसेस में, प्रिंसली स्टेट्स में, और एक बार डायरकी आया था कहाँ, सेंटर में. तो कब आया था. By which of the following acts the system of diarchy was introduced at the center. बहुत ध्यान से देखिए, डायरकी पूछा गया है और सेंटर पे पूछा गया है. द्वैध शासन सेंटर पे कब इंट्रोड्यूस हुआ था, तो दैट इज 1935. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 में आया आपका सेपरेट इलेक्टोरेट, जिसको हम कहते हैं मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म. इसको हम कहते हैं मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स. फिर इसके बाद क्या आया, इसके बाद आया प्रोविंशियल डायरकी. 1919 में आया प्रोविंशियल डायरकी. प्रोविंशियल डायरकी मतलब कि क्या, प्रोविंसेस में दो शासन होंगे प्रोविंसेस में. ठीक है, मतलब कि एक रिजर्व सब्जेक्ट्स होंगे और एक ट्रांसफर सब्जेक्ट्स होंगे. ये आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में, जिसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं मोंटेग-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म. मोंटेग-चेम्सफोर्ड रिफॉर्म. फिर उसके बाद आया हमारा साइमन कमीशन. साइमन कमीशन आया था 1927 में, और 1928 में साइमन कमीशन को ब्लैक फ्लैग दिखा दिए गए थे. क्यों ब्लैक फ्लैग दिखा दिए गए थे. ब्लैक फ्लैग दिखा दिए गए थे क्योंकि जो साइमन कमीशन था वो कहता था कि भाई हम इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेंगे, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कोई भी इंडियन नहीं था. दैट्स व्हाई इट वाज शोन ब्लैक फ्लैग्स. तो 1935 में क्या आया सेंट्रल डायरकी और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी. प्रोविंसेस में आ चुकी थी ऑटोनॉमी, सेंटर में आ चुकी थी डायरकी. चलिए वेरी गुड, आगे देखते हैं. अच्छा, 1947 में क्या हुआ था,
कमेंट इट डाउन। कौन सा एक्ट आया था जिससे हमें इंडिपेंडेंस मिली थी? कमेंट इट डाउन। चलिए नेक्स्ट, एक सेकेंड, हाँ नेक्स्ट, द इंडिया लीग सॉवरेनिटी इज वेस्ड विद। इंडिया की जो लीगल सोवरेनिटी है इज वेस्टेड इन। सोवरेनिटी का क्या मतलब होता है? मतलब कि इंडिया जो है वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। ये कहाँ पर लिखा है? इज वेस्टेड विद। कहाँ पे वेस्टेड है? तो इट इज इन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। वेयर इज द वर्ड फेडरल यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? इंडिया के संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में द वर्ड फेडरल, फेडरल शब्द का कहाँ पर प्रयोग हुआ है ये आपको बताना है। चलिए बताइए, फेडरल शब्द का कहाँ प्रयोग हुआ है? प्रियम्बल में, पार्ट 3 में, आर्टिकल 368 में, नोवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। द करेक्ट आंसर इज नोवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी फेडरल शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। नोवेयर इज इट मेंशन्ड दैट इंडिया इज फेडरल। वी ऑलवेज से इंडिया इज फेडरल विद यूनिटरी बाइज्ड, मतलब जो सेंटर है उसका ज्यादा हक होता है। देखिए एक कंपैरिजन बताती हूँ मैं आपको। जब यूएसए बना था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो अलग अलग स्टेट्स थे, वो सारे स्टेट्स साथ में आए और उन्होंने एक कंट्री को फॉर्म किया। जब इंडिया बना तो कोई स्टेट नहीं था, कोई स्टेट नहीं थे, सिर्फ एक इंडिया था, है ना, सिर्फ एक इंडिया था, यूनियन था। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम सिर्फ एक यूनियन की बात करते हैं। जब इंडिया का फॉर्मेशन हो गया उसके कुछ समय के बाद 14 हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस बनी और उन 14 ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बाद हमारे स्टेट्स का डिवीजन हुआ। तो इनिशियली क्या स्टेट्स का डिवीजन था? नहीं। तो इंडिया जो है वो यूनिटरी ही है ना। हम हमेशा यूनियन ऑफ इंडिया बोलते हैं, कभी भी फेडरल शब्द का हम प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए वेरी गुड, आगे देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी वर्ड्स? अच्छा, नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कितने वर्ड्स का बना हुआ है? मुश्किल है कि ऐसा कोई सवाल आएगा, फिर आई टेल यू द आंसर। द आंसर इज हाँ जी 1,17,369। ठीक है, चलिए दिस इज वन ऑफ दोज स्टैटिक क्वेश्चन जिनका आंसर आता है तो आता है, नहीं आता है तो छोड़ के आगे बढ़ जाओ, तुक्का मत लगाओ, है ना। जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ दोज टाइप ऑफ क्वेश्चंस व्हिच यू might leave if you don't know the answer. चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब्स एज इंडिया एज? हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्क्राइब इंडिया एज? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने इंडिया को कैसे डिस्क्राइब किया है? चलिए देख लेते हैं। अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, एक फेडरेशन है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज का। अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत फेडरल नेशन, बताइए क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर है अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। कॉन्स्टिट्यूशन ने इंडिया को एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स डिस्क्राइब किया है। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट बताइए, हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस इन इंडिपेंडेंट इंडिया? अगेन if you know the answer, you know the answer. It's a very static question. If you don't know the answer, तुक्के मत लगाइएगा. I'll tell you the correct answer. इसका आंसर है RKS Chetty. RKS Chetty is our right answer. If you know the answer, you know the answer. If you don't know the answer, it's okay. You can move on to the other question. पर इसमें आप तुक्का नहीं लगा सकते हैं. चलिए next. Which of the following official document is related with India? इन सभी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में से कौन सा डॉक्यूमेंट है जो इंडिया से रिलेटेड है? व्हाइट पेपर, ग्रीन पेपर, येलो बुक, ब्लू बुक? मैं आपको एक बार समझा देती हूँ कि ये होता क्या है। देखिए ये सभी कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है। इन सभी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स का क्या मतलब है? ब्लू बुक, यूनाइटेड किंगडम में एक ब्लू बुक करके बुक पब्लिश होती है जिसमें सारी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती हैं। येलो बुक एक बुक है जो पब्लिश होती है जिसमें हर क्वार्टर में क्या हुआ है उसकी इन्फॉर्मेशन दी होती है, ये भी यूके में आपकी पब्लिश होती है। देन कम्स ग्रीन पेपर। ग्रीन पेपर इज अ पेपर जो यूएसए में पब्लिश होता है, जो बताता है कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं उसके बारे में कॉमन पीपल को इन्फॉर्म करता है। देन कम्स योर व्हाइट पेपर। व्हाइट पेपर इंडिया में पब्लिश होता है, दिस टॉक्स अबाउट द गवर्नमेंट पॉलिसीज इन इंडिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज मेंट व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन
when the constitution declares India a secular state. जब हमने बोला कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है तो इसका क्या मतलब होगा? सेकुलर स्टेट का क्या मतलब होता है? देखो, सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। भैया हम किसी धर्म में नहीं मानते, हम हर धर्म की रिस्पेक्ट करते हैं। द स्टेट शैल नॉट फॉलो एनी रिलीजन बट रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन। हम किसी भी भगवान को नहीं मानेंगे, हमारे लिए सब एक समान है। हाँ, हम रिस्पेक्ट हर किसी की कर लेंगे। तो इसका सही आंसर होगा द स्टेट रिगार्ड्स रिलीजन एज अ प्राइवेट अफेयर ऑफ द सिटीजन एंड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन देयर बेसिस। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, दी कॉन्स्टिट्यूशन डैश, कॉन्स्टिट्यूशन डैश। अब इसमें हर एक स्टेटमेंट को पढ़ना होगा और समझना होगा कि कौन सा स्टेटमेंट फिट हो रहा है, तो एक एक करके पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन इज साइलेंट ऑन दी प्रेसिडेंट्स री इलेक्शन टू दी ऑफिस। क्या कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बताता कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन एक से ज़्यादा बार हो सकता है या नहीं हो सकता है? नहीं भाई, कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। अलाउज री इलेक्शन ऑफ द पर्सन टू दी प्रेसिडेंट्स पोस्ट। क्या कोई एक बार प्रेसिडेंट बनने के बाद दोबारा प्रेसिडेंट बन सकता है? अभी द्रौपदी मुर्मू हमारी करंट प्रेसिडेंट हैं, क्या वो एक बार से दूसरी बार प्रेसिडेंट बन सकती हैं? हाँ जी, बिल्कुल बन सकती हैं। ठीक है, तो ये मुझे सही लग रहा है। बाकी के दो अपन एक बार पढ़ लेते हैं। रिस्ट्रिक्ट्स अ पर्सन टू रिमेन प्रेसिडेंट फॉर ओनली 2 टर्म्स। सिर्फ 2 बार ही एक इंसान प्रेसिडेंट बन सकता है। क्या ऐसा इंडिया में होता है? जी बिल्कुल नहीं। ऐसा होता है, पर ऐसा यूएसए में होता है। यूएसए में एक इंसान सिर्फ 2 बार प्रेसिडेंट बन सकता है, उसके बाद नहीं बन सकता है। इंडिया में कोई अपर कैप नहीं है, आप जितने भी बार चाहें उतने बार प्रेसिडेंट बन सकते हैं। नेक्स्ट, has been amended to allow a person only 1 term as president। amend हो के ऐसा हो चुका है कि एक पर्सन को एक ही बार गद्दी मिलेगी प्रेसिडेंट की? जी बिल्कुल भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज आर करेक्ट आंसर। चलिए, वेरी गुड, नेक्स्ट देखते हैं। The most essential feature of the parliamentary form of government is the most essential feature of the parliamentary form of government का most essential feature क्या है? देखिए, 2 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, एक होता है आपका पार्लियामेंट्री और एक होता है आपका प्रेसिडेंशियल। एक होता है आपका पार्लियामेंट्री, एक होता है आपका प्रेसिडेंशियल। पार्लियामेंट्री फॉर्म हम फॉलो करते हैं इंडिया में, प्रेसिडेंशियल फॉर्म हम फॉलो करते हैं यूएसए में। पार्लियामेंट्री फॉर्म में क्या होता है? पार्लियामेंट्री फॉर्म में दी एग्जीक्यूटिव्स आर रिस्पॉन्सिबल टू दी लेजिस्लेटिव्स आर आंसरेबल टू दी पार्लियामेंट। दिस इज द आंसरेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, whereas the presidential form of government is not answerable but is more stable form of government, है ना? तो ये कॉन्सेप्ट यूज होता है यूएसए में, पार्लियामेंट्री फॉर्म यूज होता है इंडिया में। चलिए एक बार देख लेते हैं क्या बोलते हैं। सोवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अकाउंट्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेटिव, अकाउंटेबिलिटी। हाँ जी, ये आ गया, अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स टू द लेजिस्लेटिव्स। जो आपके एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेटिव्स को, एग्जीक्यूटिव्स को आंसर देना होता है। कोई भी आपने काम एग्जीक्यूट कर दिया है तो उसके बाद आपको बताना होगा लेजिस्लेचर्स को। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन कंटेन इन द Government of India Act 1935 has been incorporated in the Constitution of India in the year 1950 as the instruments of instruction। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आए थे कंटेन्ड इन दी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, उसमें इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस आए थे, गाइडलाइंस आई थी कि कैसे आपका कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, किस बेसिस पे आपके कॉन्स्टिट्यूशन को काम करना चाहिए। वो हमने किस पार्ट में ऐड करके रखा है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से काफ़ी सारी सी चीज़ें ली हैं, वो हमने किस पार्ट में डाली हैं? तो वो हमने डाली हैं हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में। बी इज योर करेक्ट आंसर। फंडामेंटल राइट्स हमने कहाँ से लिए हैं? फंडामेंटल राइट्स हमने यूएसए से ली हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहाँ से ली हैं? फंडामेंटल ड्यूटीज हमने ली है यूएसएसआर से। ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजंस हमने कहाँ से लिए हैं? ये हमने लिए हैं जर्मन से। तो डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, दिस हैज बीन टेकन, दिस कम्स फ्रॉम वेयर?
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से हमने काफ़ी सारी सी चीज़ें इसमें डाल रखी हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन्स प्रिवेंटिव डिटेंशन का क्या मतलब होता है। देखो भैया, दो तरीके के डिटेंशन होते हैं, एक होता है प्रिवेंटिव, एक होता है प्यूनिटिव। आर्टिकल नंबर 22 फटाफट कमेंट कीजिए क्या है आर्टिकल नंबर 22, आर्टिकल नंबर 20, 21, 22 फटाफट बताइए। आर्टिकल नंबर 20, 21, 22 प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस, protection and conviction of offense, article number 20, 21 protection of life and personal liberty, and then article number 22 which talks about arrest and detention। तो दो तरीके के अरेस्ट होते हैं आपके, एक होता है प्रिवेंटिव, एक होता है प्यूनिटिव, एक होता है प्रिवेंटिव, एक होता है प्यूनिटिव, प्रिवेंटिव प्यूनिटिव, एक होता है प्रिवेंटिव, एक होता है प्यूनिटिव। अच्छा, जो आपका होता है प्यूनिटिव डिटेंशन, प्यूनिटिव डिटेंशन वो होता है जिसमें नॉर्मली पुलिस आती है, पकड़ करके लेकर के जाती है। तो जो प्यूनिटिव डिटेंशन होता है, प्यूनिटिव डिटेंशन में आपके पास कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपकी कुछ अधिकार हैं। क्या है वो अधिकार? देखिए, प्रिवेंटिव डिटेंशन में प्यूनिटिव डिटेंशन में आपके पास राइट है कि आप पूछ सकते हैं कि ऑन व्हाट बेसिस आर यू अरेस्टिंग मी, अरेस्ट वारंट दिखाइए, वारंट, यू कैन आस्क फॉर अरेस्ट वारंट, अरेस्ट वारंट आप मांग सकते हैं, है ना, कि किस जुर्म के गुनाह में आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं, उस चीज़ का आप मुझे वारंट दिखाइए, यू कैन आस्क दैट। इसके बाद आपको जब अरेस्ट किया जाएगा तो आपको अरेस्ट करने के बाद 24 आवर्स में मजिस्ट्रेट के सामने शो करना होता है। अगर नहीं किया जाए तो आपको छोड़ दिया जाता है ना। इसीलिए ऐसा कहा जाता था पुराने ज़माने में कि जब किसी मुजरिम को पकड़ते थे ना तो सैटरडे नाइट, फ्राइडे नाइट को पकड़ते थे, क्योंकि सैटरडे संडे तो कानूनी छुट्टी होती है, तो आपको प्रस्तुत करना होता था मंडे को, तो 2 दिन जो भी अपराधी है वो जेल में सर जाएगा, ठीक है, ऐसा बोला जाता था पुराने ज़माने में। चलिए, 24 आवर्स में आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है, हैव टू शो इन फ्रंट ऑफ मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। नेक्स्ट फाइनल क्या है आपका? थर्ड है आपका फाइनल, यू कैन आस्क फॉर लीगल एड, आप मदद मांग सकते हैं, आप लीगल एड मांग सकते हैं, राइट। चलिए, ये 3 चीजें हो गई। ये हो गया आपका प्यूनिटिव। अब आता है आपका प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव मतलब कि अभी आपका जुर्म जो है वो सिद्ध नहीं हुआ है, पर आप कोई बहुत बड़े टेररिस्ट हैं और हमको लग रहा है कि आप आगे अटैक कर सकते हैं, तो हम पहले ही उस चीज़ को प्रिवेंट कर देते हैं। तो बिना किसी वारंट के आपको गिरफ्तार कर लिया जा सकता है और आपको किसी रेस्ट हाउस में या सेफ हाउस में रखा जा सकता है 1 से 2 महीने के लिए, और फिर उसके बाद आपको रिलीज किया जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन में अगर आपको पकड़ा गया है तो मजिस्ट्रेट के सामने लेकर के जाया जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्या सही बैठता है। ऑप्शन पर लेते हैं अब एक बार। डिटेंशन फॉर इंटेरोगेशन नहीं, डिटेंशन आफ्टर द इंटेरोगेशन नहीं, डिटेंशन विदाउट इंटेरोगेशन, हाँ, डिटेंशन विदाउट इंटेरोगेशन, कोई इंटेरोगेशन नहीं होता है, आपको डिटेन कर लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट का आंसर बताइए फटाफट। हाँ, द यूनिटरी सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट possesses which of the following advantages? The unitary system of government possesses which of the following advantages? यूनिटरी सिस्टम में कौन कौन से एडवांटेजेस होते हैं? क्या एडवांटेजेस होते हैं भाई यूनिटरी सिस्टम में? इसका एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज है स्ट्रॉन्ग स्टेट। यूनिटरी सिस्टम में आपका जो स्टेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए। When did India became a complete sovereign democratic republic? Complete sovereign democratic republic. Sovereign का क्या मतलब होता है? Sovereign का मतलब होता है free. India is free from British rule and no other colony can rule on India. कोई अलग कॉलोनी इंडिया पे रूल नहीं कर सकता है, इंडिया पूर्णतः फ्री है, ठीक है। That is your sovereign. डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक का क्या मतलब होता है? डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक में अंतर क्या होता है? जितने भी बच्चे पढ़ चुके हैं में से एक बार फटाफट कमेंट कीजिए, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको मैं समझा देती हूँ। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक का अंतर क्या होता है?
डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि इंडिया इज फ्री एंड इंडिया विल चूज इट्स ओन लीडर। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है कि जो इंडिया के लोग हैं वो अपना लीडर खुद चूज करेंगे, मतलब कि इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो चूज किया जाएगा बाय द पीपल ऑफ इंडिया, है ना। रिपब्लिक का क्या मतलब होता है? रिपब्लिक का मतलब होता है वी हैव अ हेड ऑफ स्टेट, वी हैव अ हेड ऑफ स्टेट। रिपब्लिक का मतलब होता है हेड ऑफ स्टेट, वी हैव हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट है। और डेमोक्रेटिक का मतलब क्या है? द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल, हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। जो भी हेड ऑफ स्टेट है वो इलेक्ट होता है लोगों के द्वारा ही। चलिए ठीक है, तो कब हमारा देश बना था? सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये हुआ था 26 ऑफ नवंबर 1949 को, 26 ऑफ नवंबर 1949 को। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट का आंसर बताइए। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, मैच करना है। चलिए देखते हैं, मैच करना है और नीचे दिए हुए ऑप्शंस आपको बताने हैं कौन से सही हैं। अभी आपको बेटर विजिबल होगा। हाँ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हमने कहाँ से लिया है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमने लिया है आयरलैंड से। हाँ जी बिल्कुल सही, डायरेक्टिव प्रिंसिपल हमने आयरलैंड से लिया है। इमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ द प्रेसिडेंट, इमरजेंसी प्रोविजंस हमने कहाँ से लिया है? हमने जर्मनी से लिया है इमरजेंसी प्रोविजंस। उसके बाद यूनियन एंड स्टेट रिलेशन, यूनियन एंड स्टेट रिलेशन की बात हमने कहाँ से? ये हमने किया है कनाडा से। अरे वाह, 1 2 3, तो 4 का तो 4 ही होगा। क्या है ये? अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ से लिया है? हमने लिया है साउथ अफ्रीका से। साउथ यहाँ है, अफ्रीका वहां लिखा हुआ है। वेरी गुड, साउथ अफ्रीका से। तो 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर 1 इज आर करेक्ट ऑप्शन। चलिए वेरी गुड, चलते हैं नेक्स्ट पे। The system of budget was introduced in India during the viceroy of जो बजट का सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था, जो बजट का सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ था वो कब इंट्रोड्यूस हुआ था? कौन था वॉइसरॉय उस समय जब बजट इंट्रोड्यूस हुआ था? तो इट वाज लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। चलिए वेरी गुड। अच्छा, लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, रिपन ने क्या किया, बताइए फटाफट, कमेंट डाउन कीजिए। काफी कुछ काम इन्होंने भी किए हैं, लिखिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी डू वी फॉलो इन इंडिया? इंडिया में हम किस तरीके की डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं? अरे वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मजा आता। चलिए समझाते हैं आपको ये। देखिए, डेमोक्रेसी जो होती है वो होती है, एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है, एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है? एक होगी आपकी डायरेक्ट, एक होगी आपकी रिप्रेजेंटेटिव, एक होगी आपकी डायरेक्ट, एक होगी डायरेक्ट, एक होगी आपकी रिप्रेजेंटेटिव। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का क्या मतलब हुआ? डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब ये हुआ कि देखिए, अभी एग्जांपल लेते हैं हम। गे मैरिजेस को लीगलाइज कर दिया गया है, गे मैरिजेस को लीगलाइज कर दिया गया है। गे मैरिजेस को लीगलाइज करने से पहले हमने किसने डिसाइड किया कि गे मैरिजेस को लीगलाइज करेंगे या नहीं करेंगे? पार्लियामेंट में एक बिल आया, उस बिल पे पहले लोकसभा ने डिस्कस किया, फिर राज्यसभा ने डिस्कस किया, दोनों हाउसेज ने पास किया, उसके बाद प्रेसिडेंट ने हाउस पास किया, उसके बाद वो जो बिल था वो एक्ट बन गया कि नाउ गे मैरिजेस वुड बी लीगलाइज्ड। क्या नॉर्मल पब्लिक ने पार्टिसिपेट किया? नहीं। जो डेवलप्ड नेशंस होते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज होती हैं, वहाँ पे क्या होता है कि लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लिटरेट होते हैं, तो वहाँ पे अगर किसी भी लॉ को पास करना होता है तो बिल दे दिया जाता है कॉमन पब्लिक के हाथ में। अभी जो कॉमन पब्लिक के हाथ में बिल आता है तो पब्लिक खुद पढ़ती है कि भैया गे मैरिजेस क्या होती हैं, क्यों इलीगल थी, क्यों लीगलाइज करना है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या प्रोज हैं, कॉन्स हैं, सब कुछ खुद पढ़ने के बाद, सारी जानकारी को समझने के बाद फिर वो डालते हैं वोट कि लीगल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और फिर उसके बाद एक्ट बनता है। This could be done in a country which have educated population and population in a less amount. अब हमारे यहाँ इंडिया में हम वोटिंग कराने जाएंगे तो वोटिंग खत्म ही ना हो पाएगी, इतने सारे लोग हैं हमारे पास। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चूज किया। रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में क्या होता है कि हमने कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट किए, उन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पार्लियामेंट में भेजा। अब पार्लियामेंट में वो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो किसी भी बिल को पास करते हैं और फेल करते हैं। क्लियर?
तो हमारे यहाँ पे किस तरीके की डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। व्हाट वाज द बेसिस फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया, क्या बना था बेस फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। इंडियंस काफ़ी समय से बात कर रहे थे कि इंडिया को इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना करके दे दीजिए। ऐसा क्या हुआ कि इंडिया को इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना करके दे दी गई। व्हाट वाज द स्पार्क, व्हाट वाज द रीजन, दैट वाज द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946, कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में बोला गया था कि इंडिया वी विल फॉर्म कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो इंडिया will have its own constituent assembly and the constituent assembly of India will form the constitution of India। इंडिया की खुद की एक constituent assembly होगी जो इंडिया का constitution बनाएगी। तो ये बना था बेसिस कैबिनेट मिशन। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट का आंसर बताइए। The Government of India Act 1935 was based on, the Government of India Act 1935 किस पे बेस्ड था, क्या था भाई आइडिया, क्या था प्रिंसिपल। द प्रिंसिपल ऑफ द फेडरेशन एंड द पार्टिसिपेशन ऑफ सिस्टम, क्या था क्या था क्या था, बताइए भाई जल्दी इसका आंसर दीजिए, क्या होगा। द प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन एंड द पार्लियामेंट्री सिस्टम, हाँ जी। तो फेडरेशन का सिस्टम एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम पे बेस्ड था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट। चलिए फटाफट, थोड़े से ही क्वेश्चंस बचे हैं, फटाफट कंप्लीट करते हैं। बताइए। वेल आई अप्रिशिएट यू ऑल कि आप शुरू से लेकर के अभी तक जुड़े हुए हो, वेरी गुड। थोड़े से और क्वेश्चन बचे हैं, प्रैक्टिस करते हैं फटाफट। चलिए बताइए आंसर। Who among the following had moved the objective resolution which formed the basis of the preamble, the Constitution of India in the Constituent Assembly on December 13, 1946? कौन थे वो महान जन जिन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास किया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किस पे बेस्ड है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो बाद में बन गया क्या, प्रियम्बल, जो बाद में बन गया प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कौन थे भैया वो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट बताइए। Which one of the following is not an element of the state? स्टेट का कौन सा एलिमेंट नहीं है, हमने देखा था शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 हमने देखा था जो बात करता है सेंटर स्टेट रिलेशन की। सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में हमने बात किया था। क्या बात किया था हमने सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में। कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो सेंटर के अंदर आते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो स्टेट के अंदर आते हैं, कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो सेंटर लिस्ट में होते हैं, कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो स्टेट लिस्ट में होते हैं। अब ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें क्या क्या आता है, उनमें क्या क्या आता है, उनमें आता है पॉपुलेशन, पॉपुलेशन आता है आपका सेंटर के अंदर, हाँ। लैंड आता है, हाँ। आर्मी तो नहीं आता। अच्छा, स्टेट के अंदर आता है आपका पॉपुलेशन, तो नॉट एन एलिमेंट ऑफ स्टेट आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला बताइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक फीचर ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट का बेसिक फीचर क्या है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पहले समझाया था मैंने आपको। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, द मेन फीचर इज सिंगल एग्जीक्यूटिव, सिंगल एग्जीक्यूटिव, दिस इज द मेन फीचर। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट बताइए। दो स्टेटमेंट गिवन है, आपको पढ़ना है और बताना है कि दोनों स्टेटमेंट सही है। देखिए ऑप्शन में आपको समझा देती हूँ। सिर्फ स्टेटमेंट 1 सही है, सिर्फ स्टेटमेंट 2 सही है। स्टेटमेंट 1 सही है और जो स्टेटमेंट 2 है वो एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 का। देन स्टेटमेंट 1 सही है और 2 भी सही है, पर जो 2 है वो एक्सप्लेनेशन नहीं है 1 का। ये आपके 4 ऑप्शंस हैं। Both statements are individually true and statement 2 is the correct explanation of statement 1. Both statements are individually true but statement 2 is not the correct explanation of statement 1. Statement 1 is true but statement 2 is false. Statement 1 is false, statement 2 is true.
ये तो थे हमारे ऑप्शन। अब मैं समझा देती हूँ आपको क्वेश्चन, आंसर आप मुझे दीजिए क्या है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज क्या है ये, लाइबल कॉन्स्टिट्यूशन है। इट प्रोवाइड्स फंडामेंटल राइट्स टू द इंडियंस। लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन है क्योंकि फंडामेंटल राइट्स, हाँ बिल्कुल सही, दोनों स्टेटमेंट सही है। एंड सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज आवर लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाई? बिकॉज वी हैव फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड टू ईच एंड एवरी इंडियन सिटीजन। ठीक है, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया इज अ रिपब्लिक बिकॉज इंडिया रिपब्लिक है। क्यों है इंडिया रिपब्लिक? it is a democratic country, it is a parliamentary democracy, the head of the state is elected for definite period। रिपब्लिक क्यों है भाई? हमने पहले समझाया था आपको, क्योंकि जो हेड है उसको हम इलेक्ट करते हैं फॉर अ डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम। एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम हेड को इलेक्ट करते हैं, दैट इज व्हाई वी से इंडिया इज रिपब्लिक। चलिए वेरी गुड। आई होप आप सभी को थोड़ी और क्लियरिटी मिली होगी, थोड़ी और प्रैक्टिस हुई होगी आपकी। दिस इज ऑल फॉर आवर टुडेज क्लास। वी शैल मीट इन नेक्स्ट क्लास विद फ्यू मोर क्वेश्चंस। वी विल बी प्रैक्टिसिंग मोर। आई होप दिस वाज इंफॉर्मेटिव एंड प्लीज keep on practicing and on your end as well, and if you have any doubt do comment it down in the comment section.